नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और कल किसी कारणवश क्लास नहीं चल पाई थी, उसी के आगे हम बात करते हैं। हम लोग पूना समझौता तक बात कर चुके थे, अब पूना समझौता के आगे बात करना है। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करना है और इसी के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय चुनाव के बारे में जो 1937 में होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था। तो आप जानते हो कि आज भी अगर बात की जाए तो हमारा संविधान अगर कभी कभी आ जाता है किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो हमारा संविधान आज भी सबसे ज़्यादा 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। और आप जानते हो कि 1935 का अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, इस कारण से हमारा संविधान जो है ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे संविधान को कहा जाता है उधार का थैला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही थी उन चीज़ों को भी कंटिन्यू किया गया और जो भारत के हित में था वो काम किया गया। अगर कहीं लगता था कि ये भारतीयों को, जो भारतीयों के लिए संविधान बनाया जा रहा, उनके लिए इनके द्वारा बनाए गए कानून खराब है, तो उस कानून को हटा दिया गया। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं आगे प्रगतिशील सोच के थे, तो उन कानूनों को कंटिन्यू रखा गया। तो 1935 जब संविधान बनाया गया तो संविधान में कहा जाता है 1935 का अधिनियम तो लगभग ज्यों का त्यों रख दिया गया था। अभी तक ब्रिटिश संसद द्वारा जितने भी अधिनियम या प्रस्ताव पारित किए गए थे, उन अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का अधिनियम था। अगर कभी आ जाए 1858 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और भी कई अधिनियम आ जाएं और कहे सबसे बड़ा अधिनियम कौन था, तो अभी तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम आपका 1935 का अधिनियम था। इस 1935 के अधिनियम में अगर कहा जाए कितने भाग थे, कितने भाग थे, कितनी धाराएं थी, भाई पूछ सकता है ना कि कितने भाग थे, कितनी धाराएं थी, और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कितनी अनुसूचियां थी। अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी। तो भाग के बारे में बताना है, धाराओं के बारे में बताना है, अनुसूचियों के बारे में बताना है। तो 1935 के अधिनियम में 14 भाग थे। कितने भाग थे? 14 भाग थे और 321 धाराएं थी। 321 धाराएं थी। और अगर कहा जाए अनुसूचियां या सूचियां कितनी थी, तो आप बताओगे 10 अनुसूचियां थी। ये कब की बात हो रही है? 1935 के अधिनियम में। आगे जब संविधान बनता है तो इससे और विस्तृत हो जाता है। तो उसमें आप जानते हो 395, आजकल तो आपका 400 के आसपास पहुंच गया है, और भाग आपके 14 से बढ़कर 22 हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनुसूचियां आपकी 10 से बढ़कर कुछ और हो जाती है। पहले 8 रहती है, फिर 9 जुड़ती है, फिर 10, 11, 12 तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये संविधान नहीं है, ये 1935 का अधिनियम है जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया। और कहते हैं इस अधिनियम की प्रस्तावना का अभाव था। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना का मतलब आप जानते हो, किसी भी टॉपिक का एक सार। जैसे हम कहने का मतलब है पूरी किताब पढ़ें, तो पूरी किताब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे और कुछ मतलब जो शुरुआत में होगा, जो उसमें निचोड़ रखा गया होगा कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, राइटर किस विषय पे लिख रहा है, किस तरफ लिख रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें क्या करेगा अगर वो लिखता है, तो उसको हम पूरी किताब ना पढ़कर बल्कि अगर प्रस्तावना पढ़ लें तब भी हमें पूरी किताब का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए आप जानते हो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, यह किसी भी किताब की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना पूरी किताब के बारे में जानकारी आपको दे देती है, पूरी जानकारी कि हमारा उद्देश्य क्या है, किस लिए काम किया जा रहा है और कहां तक इन चीजों को आगे बढ़ाना है। तो 1935 के अधिनियम में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या किया गया था, तो 1935 के अधिनियम में कहते हैं कि प्रस्तावना का अभाव था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। ठीक है,
और 1919 की अधिनियम की प्रस्तावना को इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, अर्थात वही आपकी प्रस्तावना जो थी इसकी भी प्रस्तावना बना दी गई। आगे अगर बात किया जाए तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, या 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई और क्या क्या काम हुए, मतलब क्या सरकार चाहती थी, किस तरह से अधिनियम लागू हुए। तो चलिए पहले इसकी प्रमुख बातें देख लेते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या था, क्या नहीं था। यही तो आपसे बताया जाएगा कि इस अधिनियम में क्या था और क्या नहीं था। तो 1935 के अधिनियम में अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। अखिल भारतीय संघ का मतलब है पूरा का पूरा जो अलग अलग प्रांत, अलग अलग रियासत, ये सब हैं, लेकिन ये सब किसी न किसी एक छतरी के नीचे आ जाएं। और वो छतरी ऑल इंडिया बोले तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात किसके द्वारा की गई थी, तो ये अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की बात की गई थी, ये आपकी बात की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसमें कहते हैं जो मैंने आपको बोला कि चाहे ब्रिटिश कमिश्नरी हो, चाहे ब्रिटिश प्रांत हो, चाहे देसी रियासतें हो, इन सबको जोड़कर एक भारत बनाना था, या अखिल भारतीय भारत बनाना था। फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो 1935 के अधिनियम में और क्या बात कही गई, तो इसमें कहा गया, एक बात रखी गई थी जिस कारण से स्वीकार नहीं था कि देसी रियासतें जो थीं उनको उनकी इच्छा पर निर्भर था कि उनको शामिल होना है कि नहीं होना। अगर वो अखिल भारतीय कोई संघ बन रहा है, कोई यूनियन बन रहा है, तो वो जो देसी रियासत थी उस समय की, तो उनकी इच्छा पर, अगर जैसे मान के चलो बहुत सी रियासतें, जैसे आपके लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सी रियासतों को जोड़कर एकीकरण किया। कहते हैं भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो बहुत सी रियासतें वो जोड़ लिए, लेकिन कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, तो ये रियासतें, हैदराबाद हो गई, तो ये रियासतें आप साथ में नहीं जुड़ रही थी। तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के अभियान, विभिन्न प्रकार की चीजें अपनाई गई और इनको जोड़ा गया। और आप जानते हो कश्मीर तो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है, आज तक उसको कहते सही तरीके से वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और 370 जो था इसी कारण से हटाया भी गया है, जो उनको विशेष अधिकार दिया गया था। तो देसी रियासतों को उनकी इच्छा अनुसार संघ में शामिल होने या ना शामिल होने की आजादी दी गई थी। ठीक है, अब कहते हैं जो अभी तक 1919 के अधिनियम में जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, तो 1935 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया गया था, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला उसके बाद एक काम और किया गया था कि ये जो 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, जिसे वर्तमान में आप म्यांमार के नाम से जानते हो, तो बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग करके एक नया देश बना दिया गया। दूसरी बात अगर कही जाए तो इसी समय दो नए प्रांतों का भी गठन हुआ था, और जो दो प्रांत कौन कौन से थे, उनमें एक नया प्रांत था उड़ीसा और एक नया प्रांत था बिहार। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही उड़ीसा और बिहार नामक राज्य का जन्म होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, और जानते हो आप कि बंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था भी शुरू कर दी गई। द्विसदन का मतलब जानते हो, जैसे होता नहीं विधानसभा विधान परिषद, तो द्विसदन है, तो द्विसदनीय व्यवस्था भी शुरू कर दिए गए। इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का भी क्या किया गया, प्रोग्राम रखा गया, या केंद्रीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, इस अधिनियम की सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि इसमें प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, अर्थात उनको थोड़ा सा स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब कहते हैं कि जो ये 1935 के अधिनियम में इतनी बातें कही गई, मतलब इतनी बातें या इतना प्रोग्राम आपको बताया गया,
तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये चीज़ें हुई इसमें और ऐसी व्यवस्था हुई, तो अब जब ऐसी व्यवस्था हुई तो आप जानते हो इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। आप जानते हो जो अंग्रेजों ने ये कार्य किया इसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। तो इस प्रतिक्रिया का क्या काम होगा आप देखिएगा। इस काम में क्या क्या होता भाई, क्या क्या प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया भारतीय नेताओं द्वारा दी जाएगी, भारतीय नेताओं द्वारा दी जाएगी। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो भारतीय नेता इनके द्वारा कही गई बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही एक सेंटेंस बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला था कि जो 1935 का अधिनियम है इसे दास्ता का अधिनियम कहा था, गुलामी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता के अधिनियम को क्या कहा था, मतलब किस अधिनियम को दास्ता का अधिनियम कहा था, तो आपका आंसर होगा 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिनियम कहा था। और उन्होंने इस अधिकार पत्र को कहा था ये एक ऐसा मोटर कार है जिस बताया था जिसमें ब्रेक अनेक हैं इंजन है ही नहीं। ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन इंजन है ही नहीं। सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा था। सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहते हैं कि 1935 अधिनियम को द्वैध शासन से भी बुरा कहा और उन्होंने कहा यह अधिनियम मूल रूप से पूर्णतया सड़ा हुआ और बिल्कुल अस्वीकृत है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रांतीय चुनाव में कहते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय चुनाव का भी आयोजन किया गया और मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन या प्रांतों में शासन करने का अधिकार मिला। क्या मिला? अधिकार मिला। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देखते हैं कि 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए तो उसमें क्या कैसा हुआ। ठीक है, तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका 1935 का अधिनियम था। अब आगे बात करते हैं। अगला हम लोग करेंगे, आप जानते हो, प्रांतीय चुनाव। ठीक है, प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव कब होते हैं तो आप बताओगे 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं तो आप देख सकते हो कि उस समय जब चुनाव कराए गए तो उस समय भारत में 1937 की चुनाव की घोषणा हुई थी। उस समय ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत थे? कुल प्रांत की अगर बात करें, जब 1937 के चुनाव होते हैं तो ब्रिटिश भारत चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था। ब्रिटिश भारत में कुल प्रांतों की अगर संख्या की बात की जाए तो कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे कुल प्रांतों की संख्या 11 थी, जिसमें विधानसभा, ठीक है, अगर बात की जाए विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे विधानसभा की सीटों की संख्या आपकी कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 1585 विधानसभा की सीटें थी। अब 1585 विधानसभा की सीटें थी, इस कारण से कहते हैं कि अगर कहा जाए सामान्य कितनी थी, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो 1585 सीटें थी, चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो चुनाव पद्धति के लिए, चुनाव लड़ने के लिए अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का भी गठन हुआ। आप जानते हो एक पार्टी इसी समय आई, इंडियन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये अब चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव शुरू हो गए, प्रांतीय चुनाव। तो आप जानते हो जब चुनाव होते हैं तो कई लोग पार्टी आर्टी बना के चुनाव लड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस है यार, इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा आप जानते हो बंगाल में भी एक पार्टी बनी। बंगाल में जो पार्टी बनी थी उसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। क्या नाम था? कृषक प्रजा पार्टी। और किसके द्वारा? फजलुल हक। इन्होंने बंगाल में, ये कहां पर बनाई थी? बंगाल में। तो बंगाल में इन्होंने क्या की? कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और अगर इसकी बात करें ये कहां पर चुनाव लड़ रही थी, प्रांतीय चुनाव, तो ये आपका आंसर होगा बंबई में चुनाव लड़ रही थी। अगर बात किया जाए
तो एक और आपने नाम सुना होगा कई बार, लेकिन ये नहीं जानते होगे इसका अध्यक्ष कौन था, यूनिस्टिक पार्टी। यूनिस्टिक पार्टी, ठीक है। यूनिस्टिक पार्टी कहाँ थी, तो ये पार्टी आपकी पंजाब में थी। कहाँ थी, पंजाब में। और इस पार्टी की जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था अफसर हुसैन, ठीक है। क्या नाम था, अफसर हुसैन। क्या नाम था आपका, अफसर हुसैन। तो अफसर हुसैन ने पंजाब में यूनिस्टिक पार्टी की स्थापना की, ठीक है। इस तरह से मद्रास में अगर कहा जाए, और मैं बात कर लेता हूं, ये नई नई पार्टियां हैं जो उस समय बनी जब चुनाव हो रहे थे। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो एक आपने जस्टिस पार्टी का नाम सुना होगा। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी का, ये मैं पूरा का पूरा बता चुका हूं जब आंदोलन बता रहा था, निम्न जाति आंदोलन, तो वहां मैंने बताया था इसका कौन कौन व्यक्ति संस्थापक था। इसी प्रकार कहते हैं एक और उड़ीसा में एडवांस पार्टी भी गठित हुई। उड़ीसा में एडवांस पार्टी, ये एग्जामों में ज्यादातर आती नहीं, इसलिए बस नाम भर जानो कौन पार्टी कहाँ थी। ये आती रहती भीमराव अंबेडकर का कृषक प्रजा पार्टी और यूनिस्टिक पार्टी, क्योंकि इन्होंने कई जगह पर ऐसा हुआ है कि अंग्रेजों का साथ दिया है, इस कारण से ये पार्टियां कहते हैं एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस चुनाव में कहते हैं कि जो आपकी 1585 कुल सीटें थीं, 1585 सीटों में प्रांतीय चुनाव में 1907 में 1937 में सबसे ज्यादा कांग्रेस को कहते हैं सफलता मिली, और 1585 में से 711 सीटों पे, 1585 में से 711 सीटें जो थी वो कांग्रेस ने जीती, ठीक है। 711 सीटें कांग्रेस ने जीती, ठीक है। और प्रांतों में ये क्वेश्चन आता है कि 1937 के चुनाव में कहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दम पर सरकार बनाई थी, या कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो आप बताओगे 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कितने प्रांतों में, 5 प्रांतों में। अब वो जो 5 प्रांत थे जहां जहां पर इन्होंने सरकार बनाई, वो कौन कौन से प्रांत थे, तो मैं बता देता हूं। एक आपका प्रांत था मद्रास, ठीक है, एक था मद्रास, एक था आपका मध्य प्रांत, एक था आपका मद्रास, दूसरा था आपका मध्य प्रांत, तीसरा आपका था उड़ीसा, ठीक है, चौथा आपका था बिहार, चौथा आपका था बिहार। पांचवें की अगर बात किया जाए तो पांचवी जो पार्टी थी, पांचवा जो था वो संयुक्त प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत। तो आपने देखा कि कांग्रेस ने 1937 के चुनाव जो हुए थे तो कुल कितने प्रांतों में हुए थे, 11 प्रांतों में चुनाव हुए, और 11 प्रांतों में से 5 प्रांत में तो कांग्रेस ने मतलब 1585 में से 711 सीटें, ठीक है, विजय की। इतनी सीटों में से, इतनी सीटों पर विजय प्राप्त पाई किसने, कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। और जब कांग्रेस ने विजय प्राप्त की तो कहते हैं कि इतने जो प्रांत थे आपके मद्रास, मध्य प्रांत, ये तो इतने प्रांतों में कहते हैं कांग्रेस ने अपना अकेले दम पर क्या कर दी, सरकार बना ली, ठीक है। बंबई में भी कहते हैं कि 175 में से 175 में से 86 सीटें जीतकर कांग्रेस बंबई में भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व वहां पर स्थापित हो गया। और ज्यादातर इसमें कहते हैं 1937 के चुनाव जब हुए थे उस समय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो पीला बक्सा था। क्या था, पीला बक्सा। अगर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह की बात करें, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, ठीक है, 1937 के चुनाव में क्या था, पीला बक्सा। ये नहीं है हाथ लगा के आ जाओ कि पंजा ही था। तो उस समय आपका 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो पीला बक्सा था। अब कहते हैं मुस्लिम क्षेत्र में भी अगर कहा जाए कांग्रेस का प्रदर्शन, ठीक है, मुस्लिम चुनाव मतलब चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, परंतु मुस्लिम लीग का भी परिणाम संतोषजनक नहीं था। अगर कहा जाए कांग्रेस को मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिली थी तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग बहुत ताकतवर बन गई हो, मुस्लिम लीग को भी बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ था।
क्योंकि पश्चिम सीमा प्रांत में वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि पंजाब में 84 आरक्षित सीटों में से केवल उसे 2 पर सफलताएं मिली थी और सिंध में 33 में से 3 सीटें ही जीती थी। ठीक है, तो कहते हैं कि बंगाल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो बंगाल में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, तो बंगाल में मुस्लिम लीग और एक मैंने अभी जल्दी बताया क्या अपने फजुल हक कृषक प्रजा पार्टी। तो इसमें अगर कहा जाए बंगाल में ये दोनों लोग और मुस्लिम लीग ये दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, मुस्लिम लीग। तो अगर कहा जाए बंगाल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी और गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी वो मुस्लिम लीग और यूनिस्टिक पार्टी के गठबंधन से बनी थी और उस सरकार को नेतृत्व कर रहे थे फजलुल हक। ठीक है, तो अगर कहा जाए फजलुल हक कर रहे थे। इसी प्रकार से पंजाब में कहते हैं सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी और अन्य मतलब प्रांतों में भी सरकारी सहयोग तथा गठबंधन से सरकारें गठित हुई। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं चीजें आगे चलती रहीं और मतलब सब लोग काम करना शुरू कर दिए। अब कांग्रेसी सरकारें अगर कहा जाता है प्रांतों में नवंबर 1937 में गठित हुई, नवंबर 1947 तक कार्य करती रही, मतलब 1939 नवंबर 1939 तक ये सरकारें क्या करती रहीं, काम करती रहीं, कांग्रेस वाली जो सरकारें थी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अपना जो उद्देश्य था इनका वो उद्देश्य भी पूरी करती रही। गांधी जी भी कहते हैं कि 1938 में हरिजन नामक एक पत्र जो निकालते थे उन्होंने लिखा था और सुझाव दिया था कि मैंने सुझाव दिया है कि कांग्रेस ने जो सरकारें बनाई हैं वह कानून को उस तरह अमल में लाने के लिए नहीं जैसा उनके बनाने वाले चाहते, बल्कि वह उस तरह अमल में लाने के लिए जिससे वह दिन जल्दी आ जाए जब स्वयं भारत द्वारा कहते हैं सच्चा कानून उसका स्थान ले ले। ठीक है, और सत्ता में आते ही कांग्रेस ने हजारों राजनीतिक बंदियों को मुक्त भी करे। उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस ने जहां जहां पार्टी की सरकार बनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंग्रेजों ने नियम कानून बना रखे हैं उन्हीं नियम कानूनों को लागू करें। तो आपके और अंग्रेजों के शासन में अंतर क्या रहा? तो उनका कहने का मतलब ये था कि आप अपने कानून बनाइए, अपने कानूनों को लागू करिए, फिर एक दिन वो जिस दिन के लिए हम लोग सब लोग संघर्ष कर रहे हैं कि पूरे भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित कानून लागू हो और जो भारतीयों के हित में हो वो कानून लागू हो, ऐसा दिन जल्दी से जल्दी आ जाए। ऐसा इन्होंने किया था। किन्होंने? गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र में लिखा था। तो कहते हैं कि ये आपका जब ऐसा सब बोलने लगे तो कांग्रेसों ने भी कुछ ना कुछ किया। सबसे पहले तो जो राजनीतिक कैदी थे, राजनीतिक कैदी का मतलब वो लोग जो कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। तो सबसे पहले तो इन्होंने उन राजनीतिक कैदियों को अलग करना शुरू कर दिया, मतलब अलग करने का मतलब है जेल से रिहा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और कहते हैं कि फिर कांग्रेसों ने कई उपलब्धियां भी हासिल की, जैसे मतलब काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो व्यक्तियों को षड्यंत्र के तहत अंदर जेल में रखा गया था उन लोगों को भी रिहा किया गया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका प्रतिबंध बरकरार रखा क्योंकि यह प्रतिबंध केंद्र द्वारा लगाया गया था। पुलिस के अधिकार कम किए गए तथा हथियार जब्त किए कर लिए गए। तो आप जानते हो उस समय सबसे ज्यादा जनता के लिए जो दुखदाई थी वो थी पुलिस। आज भी आप जानते हो सबसे ज्यादा अगर कुछ परेशान करती है चीज तो पुलिस ही परेशान करती है। तो उस समय भी कहते हैं कि ये लोग कहते पुलिस से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इस कारण से पुलिस के अधिकारों को कुछ कम कर दिया गया, उनके हथियार भी वापस ले लिए गए। ठीक है, काश्तकारों को जो उनकी कृषि जोत था पुश्तैनी अधिकार मिले, और जमींदारों का जो था कि जमींदार किसी को भी जमीन से बेदखल कर सकते थे, तो जमीन से बेदखल करने वाला जो अधिकार था वो जमींदारों से वापस ले लिया, और जो काश्तकारों को पुश्तैनी अधिकार थे वो पुश्तैनी अधिकार उनको मिल गए। लगान की राशि भी थी जो 12.5% थी वो भी घटा दी गई। लगान की राशि 12.5% से घटा करके
6% कर दी गई। ठीक है, अछूतों को मंदिर में प्रवेश मिला, प्रवेश का अधिकार मिलने लगा और नशाबंदी लागू की गई। मतलब जो अभी अछूत थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, लेकिन इन्होंने नियम बनाया और मंदिर में जाना शुरू हो गया। कहते हैं शिक्षा के सभी स्तर पर भी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर जन स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी समय की सीमा थी। कांग्रेस को यह पता था कि सरकार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि उनकी जो राजनीति थी वो साम्राज्यवाद से टकराव की थी। जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था साम्राज्यवाद का, और ये साम्राज्यवाद का विरोध करते थे और ये प्रांतों में थे और वो केंद्र की सत्ता पूरे भारत में शासन कर रहे थे। तो जैसे मान के चलो, आप जानते हो कि अगर केंद्र की सत्ता से आज भी प्रांत की सरकारें टकराती हैं तो उनका हाल कमलनाथ की तरह होता है। ठीक है, कमलनाथ की जैसे सरकार गिरा दी गई, तो अगर कोई भी केंद्र राज्य की सरकार है, अगर केंद्र की सरकार से टकराने लगेगी तो फिर उसके बाद दिक्कत होनी। जैसे अभी आपने देखा होगा तो जो राज्य की सरकारें हैं जब केंद्र की सरकारें से टकराती, तो आप जानते हो हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली है, और केंद्र शक्तिशाली है तो केंद्र के अनुसार ही काम होते हैं। ठीक है, फिर अगला, इतनी सब उपलब्धि थी, लेकिन नेहरू जी ये जानते थे कि बहुत दिनों तक हम सरकार में नहीं रह सकते, और इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनकी किताब है भारत एक खोज, उसमें इस बात को इंडिकेट भी किया है कि इस बात का हमेशा एहसास बना रहता था कि संकट कभी भी पैदा हो सकता है। यह संकट परिस्थितियों में ही अंतर्निहित था। पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसी बन जाए कि हमें सरकार से अलग होना पड़े। यहाँ जिस समय से कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसको इसकी नीतियों और इसकी जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 2 साल से ज़्यादा सत्ता में नहीं लगे। ऊपर से आप जानते हो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी चलता है, तो 1938 से ही भूमिका बनने लगी थी, यूरोप युद्ध के क्षेत्र में जाने वाला था। तो इस वजह से कहते हैं कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे, जहाँ जहाँ सरकारें थी, बहुत तेजी से उनको काम करना पड़ रहा था। जो भी उनको समय मिला, जहाँ जो भी वो हो सकता था, वह सब कुछ किया जितना लोगों को जरूरत थी। तो अगर कहा जाए कि इस तरह अब जब स्थिति युद्ध की बनने लगी तो यहाँ पर ये खतरा उमड़ने लगा कि यहाँ ब्रिटिश लोगों का शासन है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जापान जो है यहाँ पर भी ब्रिटिश वासियों को क्या शासन है, इस कारण से यहाँ अटैक कर दे। इस कारण से इन्होंने कहते हैं इस्तीफा देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अक्टूबर माह में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और जनमानस में एक संदेश गया कि कांग्रेस के लोग सत्ता के और पदों के भूखे नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 1937 के चुनाव हुए थे तो 11 प्रांतों में हुए थे, तो 11 प्रांतों में कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई मुख्यमंत्री बना होगा। पहले वो जो प्रांतों में होते थे उन्हें निर्वाचित प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, तो जो के उसमें रहता था प्रांतों में जो सरकारें बनी थी तो प्रधानमंत्री की उपमा दी जाती थी। तो 1937 में जो प्रांत थे, कहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए 10-11, यहाँ तक दिखाई दे रहा? ठीक, 10-11, 9 तक दिखाई दे रहा। अच्छा, चलिए मैं और ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ, फिर अलग अलग लिख देता हूँ। एक तरफ मैं लिख देता हूँ प्रांत और एक तरफ लिख देता हूँ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब है जैसे आज मुख्यमंत्री था, अब मुख्यमंत्री होता प्रांतों में, ऐसे एक तरफ प्रांत, एक तरफ
प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहले तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11। तो अगर कहा जाए 1937 में कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में चुनाव हुए? 11 प्रांतों में चुनाव हुए। तो अगर बात किया जाए सबसे पहले हम लोग किसकी लें? बिहार। बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, इनके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा है आपका उड़ीसा। दूसरा क्या है आपका? उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर कहा जाए तो बी.एन. दास, बी.एन. दास के नेतृत्व में सरकार बनी। तीसरी अगर बात की जाए तो तीसरा है आपका मध्य प्रांत। तीसरा क्या है? मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत अगर बात की जाए तो एन.बी. खेर, एन.बी. खेर के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद इनकी जगह पर रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश जैसे आजकल आप जानते हो, तो रविशंकर शुक्ल जो है वो वहां के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री का पद होता है, उस पद पर निर्वाचित हुए। ठीक है, अगला अगर कहा जाए, अगला है आपका मद्रास। मद्रास में आप जानते हो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आता है संयुक्त प्रांत। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का मतलब अग्रावत, तो आप जानते हो गोविंद बल्लभ पंत। क्या बताओगे? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। आगे अगर बात की जाए तो अगला आता आपका बम्बई। क्या आता? बम्बई। और बम्बई में आप जानते हो कौन व्यक्ति शासन करता है? तो आपका आंसर होगा बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है असम। क्या आता है? असम। असम में आप जानते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। शपथ सबसे पहले सदुल्ला खां लेते हैं। क्या लेते हैं? सदुल्ला खां लेते हैं, लेकिन ये बाद में इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद गोपीनाथ, गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोली ये कहते हैं कि आपका नियुक्त होते हैं। बारदोलाई या मैं और सही लिख दूं, बारदोलाई, ये आपके असम के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होते हैं। फिर आता है पश्चिम सीमा प्रांत। पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, पश्चिम सीमा प्रांत। तो पश्चिम सीमा प्रांत में अगर बात किया जाए तो यहाँ का जो व्यक्ति डॉक्टर खान साहब थे, डॉक्टर खान साहब। ठीक है, डॉक्टर खान साहब, दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा? डॉक्टर खान साहब, दिख रहा ना? डॉक्टर खान साहब। अगला उसके बाद अगर कहा जाए तो अगला है उसके बाद सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत की अगर बात किया जाएगा तो सिंध प्रांत का जो चीफ मिनिस्टर है जो उस समय बनता है, तो उनका नाम है अल्लाह बख्श। इनका क्या नाम था? अल्लाह बख्श इनका नाम था। अल्लाह बख्श इनका नाम था, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर अली खां, अली खां को नियुक्त किया गया था। फिर किसको नियुक्त किया गया था? अली खां को नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने अभी बताया ही, बंगाल में जो था फजलुल हक, फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनी थी। आगे उसके बाद अगर बात किया जाए पंजाब में मैंने अभी बताया ही था सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां। तो सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो ये आपका प्रांत थे, जो आपके 11 प्रांत थे, और 11 प्रांतों में कहते हैं ये सरकारें आपकी बनी हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी मिलाने के लिए आ जाए और बताए कि बताइए कहाँ किसकी सरकार बनी हुई थी,
तो आप बताने में सक्षम होगे, मिलाने में सक्षम होगे कौन कहाँ का प्रधानमंत्री 1937 के चुनाव के बाद बना था। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट और इसको याद कर लीजिएगा। ये डाटा बहुत कम मिलेगा आपको कि कहाँ किसकी सरकार बनी थी। मैंने ये डाटा खोज के आप तक पहुंचाया और आप इसको देख लीजिए और इसको याद भी कर लेना, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो सही हो जाए आपका। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा हम लोग, आप जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अब जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो यहीं आप कह सकते हो कांग्रेसियों का इस्तीफा, कांग्रेसियों का इस्तीफा। कांग्रेसियों का इस्तीफा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं। यहां तक समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कमेंट करके आप बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। और आगे आपका किसके बारे में बात करना है? आगे हम लोगों को बात करना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ही हम सोच सकते हैं बात करेंगे। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हो कि 3 सितंबर 1939, ठीक है, 3 सितंबर 1939 को जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने घोषणा कर दी थी, घोषणा की, जर्मनी ने घोषणा की ब्रिटेन के विरुद्ध, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? जर्मनी के द्वारा की गई थी कि ब्रिटेन के खिलाफ हम लोग युद्ध करेंगे, ये इन्होंने घोषणा कर दी। वायसराय ने भारतीयों की, मतलब भारत की, अब भाई जब प्रांतों में सरकारें गठित हो चुकी हैं और प्रांतों में उन सरकारें हैं तो उन सरकारों से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो वायसराय थे उन्होंने, कहते हैं लिनलिथगो जिसका नाम है, तो वायसराय लिनलिथगो ने किसी भी भारतीयों से ना कोई सलाह मशवरा लिया, ना कोई मीटिंग की, प्रांतों की सरकार को भी समर्थन में नहीं लिया। अभी आप जानते हो जब नोट वो करना था लॉकडाउन के बारे में और कई प्रकार की समस्याएं जब चल रही थी तो बार बार प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे थे, विपक्षी नेताओं से भी बात कर रहे थे, क्योंकि भाई वोट बैंक तो सबका होता है ना, तो सब लोगों से बात करके फिर डिसीजन ले रहे थे। तो यही काम, जैसे हमने क्या किया जब पाकिस्तान का जो अटैक वहाँ पुलवामा उलवामा वाला हुआ था, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर भी आप जानते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी प्रधानमंत्री ने सभी विपक्षी नेताओं से बातचीत की थी, समर्थन मांगा था, ये इसलिए ताकि कहीं कुछ गलत होता है तो ये ना हो, क्योंकि देश किसी एक का नहीं है, देश सबका है, तो सबकी रजामंदी से ही कोई काम किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब यहाँ के वायसराय थे तो भाई उनको जब राज्यों में कांग्रेसी की सरकार गठित है, कांग्रेस वाले शासन कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता था उनसे पूछो, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं और बिना पूछे ही भारत को भी युद्ध में घसीट लिया। जब भारत को कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में तभी साथ देंगे जब आप हमको आजादी देने का या स्वतंत्र करने का मतलब वादा करोगे, तब कांग्रेस या भारतीय विचार करेंगे कि हमको साथ देना है कि नहीं देना है। लेकिन लॉर्ड
लिनलिथगो ने ना इनसे पूछा ना कुछ किया और ऐसे ही कहते आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस की मांगों पर स्पष्ट उत्तर भी नहीं दे रहे थे, कोई बातचीत भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज्य की बात दोहरा रहे थे कि मतलब आपको अधिराज्य का दर्जा मिलेगा, उच्च स्तर पर हम लोग शासन करेंगे और निचले स्तर पर आपको शासन मिल जाएगा। ये सब चीजें की जा रही थी। तो कहते हैं कि इस बात को लेकर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति के आदेश पर 8 प्रांतों में, कुल 11 में से 8 प्रांत, 5 में स्वतंत्र, 3 में समझौते से, तो 8 प्रांत। अगर पूछा जाए कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में गठित थी, तो आप बताओगे 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 8 प्रांतों में। जबकि और स्वतः अगर खुद कहें, ये 8 प्रांत में से 5 में मतलब खुद की सरकार थी, खुद ठीक बनाई थी कांग्रेस ने, खुद कांग्रेस ने बनाई थी, और 3 जो थी वो गठबंधन के द्वारा बनी हुई थी। तो कुल उस समय 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। जब कांग्रेस को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को जब सत्ता छोड़ी तो इस दिन को बोले तो मुस्लिम लीग, बहुत आता है एग्जाम में, जब कांग्रेसियों ने अपने पद से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, तो 22 दिसंबर 1939 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मोहम्मद अली जिन्नावाली मुस्लिम लीग ने क्या किया था, एक कोई दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था बताओ? ठीक है, एक दिवस मनाया था जिसका नाम था मुक्ति दिवस। कई बार एग्जामों में आ चुका है, और धन्यवाद दिवस भी आता है, धन्यवाद दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो आप बताओगे कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। और भीमराव अंबेडकर, कौन? भीमराव अंबेडकर भी मुस्लिम लीग द्वारा मनाए जा रहे मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस में भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया था। भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया था। ठीक है, इस प्रकार से अब कांग्रेस पुनः सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की रणनीति में जुट गई थी, कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन करने की रणनीति में जुट गई थी। तो ये है आपका, जब कहते हैं कि क्यों कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया या द्वितीय विश्व युद्ध, तो जानते हो 3 सितंबर 1939 को जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब भारत में भी ब्रिटिश लोगों की सरकार चल रही थी, हम उन्हीं के उपनिवेश थे, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय जो सरकारें गठित थी या प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें थीं, वो प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों से कोई समझौता नहीं किया, कोई मतलब सलाह मशवरा नहीं लिया, और बिना सलाह मशवरा के भारत को भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया गया। कांग्रेसियों को यह बहुत बुरा लगा कि भाई हम क्यों लड़ें, और पहले बात तो आप हमको वादा करो कि द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद आप हमको स्वतंत्र कर दोगे, तब हम लोग सोचेंगे कि आपका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने तो बिना पूछे बिना सलाह के ही भारतीयों को उसमें युद्ध में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसी रणनीति आपको नहीं अपनानी चाहिए था। जब ऐसी बात कही गई तो कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं कि अंग्रेजों ने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया, वो इनकी बातें नहीं मान रहे थे। जब बात नहीं मान रहे थे तो कांग्रेस ने 11 प्रांतों में जो चुनाव हुए थे, 8 प्रांतों में सरकारें बनाई थी, 5 प्रांतों में स्वतंत्र रूप से उनकी सरकारें बनी थी जो मैंने बताया, 3 प्रांतों में इन्होंने गठबंधन के साथ सरकारें बनाई। तो कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे, जितने भी सदस्य थे, उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया तो मुस्लिम लीग क्योंकि चुनाव में कुछ अच्छा कर नहीं पाई थी, तो इसने सोचा ये बढ़िया है, तो मुस्लिम लीग ने उस दिवस को, कौन से दिवस को, 22 दिसंबर 1939 को एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। धन्यवाद दिवस भी उसी दिन मनाया गया, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस। इस बात को लेकर के भीमराव अंबेडकर भी मुस्लिम लीग के साथ थे। अब कांग्रेस फिर अंग्रेजों से, अभी तो सत्ता में थी,
तो ऊपर उनका शासन, नीचे कांग्रेस का शासन। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी बहुत चीजें कम कर रही थी, विद्रोह कम कर रही थी। लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने कि अब अंग्रेजों से अब हमारी सरकारें चली गई हैं, अब अंग्रेज बिना मतलब के युद्ध में भारत को झोंक दे रहे हैं, और जापान कहीं ना कहीं, जापान एशिया का जो उस समय पावरफुल था, वो इसके खिलाफ लड़ रहा था, किसके, ब्रिटेन के। तो कहीं ऐसा ना हो जापान यहाँ पर भारत के राज्यों या भारत के स्थानों को टारगेट बनाने लगे, इस कारण से लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन जब बात नहीं मानी गई और लॉर्ड लिन लिथगो उस समय वायसराय था और उसको इसमें शामिल कर दिया गया। तो चलिए, अब कांग्रेस दोबारा रणनीति में जुट गई और दोबारा कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ अभी व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी करने लगेगी। तो ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध था और कांग्रेसियों का इस्तीफा था मंत्रिमंडल से। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। अगला, तो अगली अगर बात की जाए तो अगला क्या कंडीशन है, तो उसको देख लेते हैं। अगली कंडीशन दोस्तों ये है कि अगला आता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम सुना है? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। इंक डाले, उससे कह दो, लड़कों से कह दो बिछा लो, चाहे वो आप कह देना वो डालें। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, किसने की? तो आप जानते हो कि आपने नाम सुना होगा, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बताया था कि एक आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं 1938 और 1939, ठीक है। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उन्हें हरिपुरा अधिवेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं कि 1938 में बन गए। अब कहते हैं 1939 में भी वही कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब हो गए। अब दिक्कत ये थी कि उस समय दूसरे में, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, कहते उस समय दो कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से हो गए। एक हो गए आपके पट्टाभी सीतारामैया और एक हो गए आपके कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने विजय प्राप्त की और पट्टाभी सीतारामैया को पराजय मिली। लेकिन आप जानते हो कि जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी थे, गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी थे। अब गांधी जी द्वारा समर्थित प्रत्याशी की जब हार हो गई तो गांधी जी को कहते हैं कि ये थोड़ा सा बुरा लगा, ठीक है। अब बुरा क्यों लगा भाई, गांधी जी को बुरा क्यों लगा? तो गांधी जी को बुरा इसलिए लगा था क्योंकि उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी क्या हो गया, हार गया। जब उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी हार गया, गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। इस बात को लेकर गांधी जी काफी नाराज हो गए। तो कांग्रेस में उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे। जब सही से वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, अपने दायित्वों को नहीं निभा रहे थे, इस कारण से कहते हैं कि उन्होंने जब गांधी जी ने विरोध किया और कहते कांग्रेसी उन्हें सही से काम नहीं करने दे रहे थे, तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी का गठन करते हैं। वही पार्टी आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानी जाती है, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो आप बताओगे। स्थापना इसकी जो हुई स्थापना, तो ये आपकी मार्च 1939 ईस्वी में होती है। स्थापना इसकी मार्च 1939 ईस्वी में होती है। और संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक कौन था, तो संस्थापक इनके सुभाष चंद्र बोस थे। संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद से जब एक मैंने बताया ना, जैसे कि इधर उधर की चीजें चल रही थी, सही से काम नहीं करने दे रहे थे, इस कारण से कहते हैं कांग्रेसियों के रवैये से असंतुष्ट हो गए। और इसके बाद इन्होंने कहते हैं कि एक नई पार्टी का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
अगला जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। कभी कभी समय भी लिख के आ जाता है, तो आप बताओगे 8 अगस्त 1940। क्या बताओगे? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। तो 8 अगस्त 1940 को आप जानते हो कि अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव में क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था, कांग्रेस द्वारा सहयोग के बदले स्वशासन की मांग, मतलब सहयोग के बदले कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय और हम सब लोग आपका साथ देंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन आप वादा करिए कि हम लोगों को इसके बाद स्वतंत्र कर देंगे। और तो उसके बाद कहते हैं चर्चिल ने कहा था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाऊं। मतलब उनका कहना यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य का एरिया कम हो, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री, मतलब सीधे सीधे न बोलकर उसने मना ही कर दिया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर भाई स्वतंत्र करेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन होगा कि नहीं होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा था मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करूं। ठीक है, इस कारण से कहते हैं कि इन लोगों ने उनकी बातें, भारतीयों की या कांग्रेसियों की बात न मानी। लेकिन युद्ध के दौरान कहते हैं कि कई घटनाएं घटी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से ढह गई, सरकार को भारत के समर्थन की जबरदस्त आवश्यकता थी। अब जब जानते ना आदमी बर्बाद होने लगता है, तो फिर वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर था कि जब सब चीजें ब्रिटेन के खिलाफ जा रही थी, बहुत परेशान थे, तो उन्होंने फिर सोचा भैया कुछ भी हो समझौता आप करे लो। और उसके बाद कहते हैं उनको जरूरत बहुत थी, इसके लिए कहते हैं कि वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथगो था, इसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेसियों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, और वो जो प्रस्ताव रखा था वही आपका अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब इसमें प्रस्ताव में बातें क्या कही गई थी? तो इसमें कहा गया था कि पहला हमारा काम यह है कि ब्रिटिश सरकार यह मानती है कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब यह है कि शासन तुम करोगे लेकिन दादा हम होंगे। कहने का मतलब जब हम चाहेंगे तब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आजकल है, राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी कानून अधिनियम नहीं बन सकता। तो आजकल तो हमारा संविधान है, तो हमने ऐसा बनाया है कि संसद में कानून पारित होगा, राष्ट्रपति साइन करे। लेकिन उस समय कौन था? राष्ट्रपति की जगह वायसराय था। वायसराय कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेज सर्वोच्च सत्ता पे अंग्रेज रहेंगे, और निचला जो प्रशासन शासन है वो हम लोगों में बांट दिया जाएगा। एक इनका ये मतलब प्रस्ताव था। दूसरा ये था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद संख्या है, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, और उस बढ़ोतरी में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये इसीलिए कह रहे थे, लालच दे रहे थे। फिर कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। इन्होंने कहा था कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर हम एक भारतीय संविधान सभा का गठन करेंगे, और वो भारतीय होंगे, वही अपने देश के लिए एक संविधान बनाएंगे। और कहते हैं इन्होंने एक ये भी कहा था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन हो गया। भाई इसी बात पे तो विवाद हो गया था कि बिना पूछे आपने युद्ध में भारत को कैसे शामिल कर दिया, हम तो शामिल ही नहीं होना चाहते। तो उन्होंने कहा था एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और सरकार जनता से अपील करेगी युद्ध में सहायता करे, और कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहते हुए स्वायत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग तथा सभी दलों ने अस्वीकृत कर दिया, और कांग्रेस इस समय पूरे फुल मूड में आ गई, और कांग्रेस ने यह कहा कि भारत की स्वतंत्रता से कम हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ये जो लॉलीपॉप दे रहे हो, ये जो हमको बता रहे हो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कुछ नहीं। आप भारत को छोड़ दो, भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो, हम भारत को अपनी तरीके से चला लेंगे। ठीक है, और कहते हैं अगस्त प्रस्ताव पे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सेंटेंस बोला था कि अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी एक कील की तरह है।
ठीक है, मतलब जंग लगी एक कील की तरह है, कितना भी नया दरवाजा हो और जंग लगी कील अगर उसमें लगी हुई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही करेगी, कुछ सही नहीं करने वाले। इस तरह से मुस्लिम लीग वो ने कहा कि वह भारत विभाजन से कुछ भी कम नहीं चाहती। भाई उसका अपना एजेंडा था कि जब तक ये मुस्लिम क्षेत्र अलग नहीं होंगे तब तक मेरी राजनीति नहीं चमकेगी। जिन्ना चाहता था कि जब तक यहाँ इनसे जुड़े रहेंगे तो जैसा 1937 के चुनाव में हुआ वैसा आगे भी होगा और हम लोग जीत नहीं हासिल कर पाएंगे, कुछ भी ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो इस कारण से मोहम्मद अली जिन्ना अपने स्टैंड पर कायम थे। उन्होंने कहा भैया हमको केवल केवल विभाजन चाहिए, इससे नीचे हमें किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी है। जब इस तरह से सब लोग अड़े रहे तो अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल रहा। फिर उसके बाद गांधी जी फिर आते हैं अपना, और गांधी जी क्या करते हैं, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे आप कहते हो, शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर कहा जाए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन या आपका हो जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। तो अगर कहा जाए सबसे पहले पूछा करता कब शुरू किया गया, तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। ठीक है, ये भी एग्जामों में थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। मतलब ये व्यक्तिगत सत्याग्रही में, या इसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखना, दोनों नाम कंफ्यूज मत हो जाना, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था तो किसी व्यक्ति विशेष को चुना गया हुआ सत्याग्रह के लिए। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको अच्छी तरह से याद है, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो आपके व्यक्तिगत सत्याग्रही थे या प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगर पूछा जाए प्रथम सत्याग्रही कौन था तो आपका आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगर पूछा जाए कहाँ से शुरू होता है, स्थान क्या था, तो आप बताओगे पौनार आश्रम। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस आश्रम से शुरू होता है, पौनार आश्रम से शुरू होता है। और पौनार आश्रम आपका कहाँ पर है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस वास्तव में सरकार के साथ अपनी शर्तों के साथ सहयोग करना चाहती थी। स्वयं नेहरू जी भी ऐसा आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। भारत के सम्मान के विपरीत, भारत के सम्मान के विपरीत होगा। मतलब यहाँ पर देखिए, सुन लीजिएगा जरा, सेंटेंस सुन लीजिए। कांग्रेस व सरकार के साथ अपनी शर्तों के साथ सहयोग करना चाहती थी। स्वयं नेहरू ने कहा था ऐसे समय अवज्ञा आंदोलन करना, ऐसे समय अवज्ञा आंदोलन करना भारत के सम्मान के विपरीत होगा जब ब्रिटेन जीवन और मौत के संघर्ष में जूझ रहा है। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे हमारी बातें मान लो, हम आपका कहते हैं साथ देंगे। और दूसरी ओर ये जो आंदोलन शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें भी कहा गया इस तरह का आंदोलन आप अगर शुरू करते हो, इस समय शुरू करते हो जब कांग्रेस वाले बेचारे वो सॉरी अंग्रेज ब्रिटेन वाले जिंदगी और मौत के बीच अगर जूझ रहे हैं, उस समय उनको और ज्यादा दिक्कत दे रहे हो, तो ये हमारा भारतीय संस्कृति हमारी इजाजत नहीं देती है। परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं रह गया और 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया और प्रथम सत्याग्रही जो है आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। नेहरू जी ने भी इसमें भाग लिया था और इस आंदोलन में पुनः अनेकों लोग जेल गए। इस आंदोलन के दौरान ही, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही कहते हैं दिल्ली चलो का नारा दिया गया और इस आंदोलन में को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को आप जानते हो इसी समय दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अब आप जानते हो कि पाकिस्तान की मांग होने लगी 1940 में, तो पाकिस्तान अगली बात कर लेते हैं। वैसे पाकिस्तान के बारे में थोड़ा अलग से मैं बात करूंगा, इसको यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। अब हम लोग अगली जो बात करते हैं, अगली बात करते हैं आपकी क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है,
अगली बात कर लेते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की। पाकिस्तान की कहानी पूरी की पूरी मैं बताऊंगा, कैसे ये पाकिस्तान गठित होता है, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, तो पूरा एक साथ बताएंगे। 1940 पहले ये तो अगला हम लोगों को बात क्या करना है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात करना। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में जानना। आप जानते हो क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो ये कब शुरू होता है, मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, अब क्रिप्स प्रस्ताव में अगर बात की जाए तो आप जानते हो कि 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल था, तो वो कहते हैं कि विश्व के बदलते हालातों से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दो या स्थानांतरित कर दो, जिससे वो लोग आपका सहयोग कर सके। लेकिन परिस्थितियों से बाध्य होकर भी कहते हैं चर्चिल महोदय ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टोपर्ट क्रिप्स, ठीक है, अगर कहा जाए तो क्या नाम था, सर स्टेपर्ट क्रिप्स, सर स्टेपर्ट क्रिप्स। तो सर स्टेपर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक मतलब दूत मंडल कहाँ, भारत भेजने की योजना बनाई। ठीक है, और भारत भेजने की योजना बनाई है 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचता है। जब यह ब्रिटिश दूत मंडल 23 मार्च 1945 को भारत कहाँ पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। अगर अगर ये भी पूछ ले कहाँ पहुंचा था 23 मार्च 1942 को, तो दिल्ली पहुंचा था। इसमें सदस्य की अगर बात किया जाए तो 3 लोग इसमें थे। एक आपका स्टेपर्ट क्रिप्स था, दूसरी अगर बात की जाए एबी अलेक्जेंडर, दूसरे कौन थे, एबी अलेक्जेंडर। तीसरे अगर बात की जाए तो पैथिक लॉरेंस, तीसरे कौन थे, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि 30 मार्च 1942 को भारतीय नेताओं के समक्ष अपनी योजना भी प्रस्तुत की, और इनकी योजना 2 भागों में विभक्त थी। तो एक योजना तो युद्धकालीन परिस्थितियों में तत्काल लागू किया जाएगा, और दूसरा युद्ध के पश्चात लागू किया जाएगा। ठीक है, युद्ध पश्चात कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस, मतलब जो कहा गया कि युद्ध जैसे समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। संवैधानिक सभा तथा कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ सिटी है, उन मतलब देश कंट्री हैं, उनसे भी अलग होने का अधिकार भारत को मिल जाएगा। मुस्लिम लीग अगर भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने के लिए स्वतंत्र होगी, और राज्यों को भी जो अन्य राजा हैं उनको भी यह अधिकार दिया जाएगा कि अगर वो शामिल होना चाहते शामिल हो, और अलग से राज्य स्थापित करना चाहते तो अलग से स्थापित करें। युद्ध बाद भारत के संविधान निर्माण हेतु ब्रिटिश भारत में प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। ठीक है, नए संविधान को पूरा होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मतलब जब तक नया संविधान गठित नहीं होता है तब तक उसका उत्तरदायित्व किसके पास होगा, ब्रिटिश सरकार के प्राप्त होगा। जो भी प्रांत संविधान से असहमत होंगे वो इसे स्वीकार कर अपनी पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, और संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार में एक संधि होगी। भारतीय अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कहते हैं इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। यह केवल भविष्य का वादा कर रहा था जिसका कोई मतलब नहीं था। पट्टाभी सीतारामैया ने कहते हैं इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्मरण मात्र कहा था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक अगर आता है, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा गया था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। उत्तर तिथीय चेक, जिसकी तारीख निकल चुकी है, ऐसा चेक देने की बात कर रहे हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था ये डूबते हुए बैंक का एक चेक है। मतलब ये ऐसे जो बता रहे हैं, ये ऐसा वादा कर रहे हैं जिसका बैंक डूब गया है। क्रिप्स की असफलता के बाद गांधी जी सोचने को मजबूर हो गए कि अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय से भारत को
कुछ नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब यदि अंग्रेज अब भी भारत छोड़ दें तो शायद जापान का भारत पर आक्रमण न हो। गांधी जी ने अंग्रेजी सत्ता को भारत से हटाने की मांग पर अड़े रहे और जुलाई 1942 में हरिजन नामक एक पत्र था, उसमें उन्होंने लिखा, अंग्रेजों को भारत को अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि ये भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित छोड़े जाओ। यदि यह असंभव है तो इसे और अराजकता की भंवर में छोड़ दो, लेकिन तुम चले जाओ। मतलब गांधी जी कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ रहे तो जापान आक्रमण करेगा, वो भी फिर वही काम करेंगे, तो तुम भारत को छोड़ के चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि भारत अभी अराजकता की स्थिति में, तो भैया हमें अराजकता की भी स्थिति में छोड़ दो, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए कहते हैं गांधी जी ने बोला। फिर 7 जून 1942 को गांधी जी ने एक सभा में कहा था, हमें आजादी के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आजादी आकाश से नहीं गिरेगी। ठीक है। क्रिप्स की असफलता के बाद गांधी जी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई का संकल्प लिया और इसी के अंतर्गत कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू किया गया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसे मूल रूप से गांधी जी ने ही लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको लिखा किसने था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पर जापानियों के आक्रमण का भय बरकरार था। इधर क्रिप्स की असफलता ने भी सारी आकांक्षा जो भी हम लोग आशाएं रख सकते थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया था। अतः एक ही रणनीति अपनाई गई, करो या मरो। तो इसी समय गांधी जी ने यह भी नारा दिया था, या तो आज़ादी प्राप्त कर लो, या आज़ादी प्राप्त करने के उसमें ही आप क्या करो कि दुनिया त्याग दो या मर जाओ। तो ये गांधी जी द्वारा कहा गया था। तो ये था आपका आज का क्लास का जो सेशन था वहाँ तक। अब आगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात अगली क्लास में मतलब कल करेंगे। इतना लिखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करिएगा। कल आपका आज़ादी आपको मिल जाएगी, मॉडर्न इंडिया से भी मिल जाएगी और भी बहुत चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है। तो आप केवल आज़ाद हिंद फौज बचा है और भारत छोड़ो आंदोलन बचा है, बस। इसके अलावा फिर स्वतंत्रता के बाद की कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अब कल बात होगी। अब